हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज जो अपनी एचपीएससी पीजीटी के रिगार्डिंग जो यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो करें कोस्ट काउंटिंग की। और इस कोस्ट काउंटिंग के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था और बोला भी था स्पेशली फ़ोन करके कि सर इसको ना थोड़ा डेप्थ में करवाना जितना हो सके, क्योंकि इसमें टच नहीं है, खासकर जो प्लस वन टू को ही टीच करे सिर्फ उसके रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग हम हर उस एस्पेक्ट को लेके चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, थ्योरेटिकल भी करवाएंगे और पर्टिकुलर टॉपिक वाइज ही करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपका व्हाट इज़ कॉस्ट काउंटिंग क्या होती है, इसकी नेचर या ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज के बारे में बताइए। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव नॉर्मली क्या है, मिक्सअप साइज में दे रखा है, तो जो आप यहाँ से पढ़ो वही उसमें आप नेचर में भी लिख सकते हो, स्कोप में भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हो। स्कोप के अंदर आता है एरिया क्या कुछ है, तो उसके रिगार्डिंग काम चल जाएगा। तो सबसे पहले कॉस्ट काउंटिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है वही देखिए। द सिस्टम ऑफ कॉस्ट काउंटिंग इज सच ए स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ जर्नल अकाउंटिंग, कि जो जर्नल अकाउंटिंग होती है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग लगा लो, कॉस्ट काउंटिंग लगा लो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग लगा लो, आपकी टैक्सेशन अकाउंटिंग के रिगार्डिंग आ गया। ठीक है, उसी तरह एक ब्रांच जो होती है वो कॉस्ट काउंटिंग भी होती है। इसमें क्या किया जाता है, विच अकाउंट्स ऑफ द वेरियस एक्सपेंस मेड, यानी बहुत सारे जो अलग अलग खर्चे किए जाते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर नोट डाउन किया जाता है कॉस्ट काउंटिंग में। खर्चे किससे रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग। ठीक है, प्रिपेयर किया जाता है इन सच वे, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए टोटल खर्चा कितना आया है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आपकी आई है। और ये जो कॉस्ट काउंटिंग के थ्रू जो आप बनाते हो, जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, वो एक मैनेजर को हेल्प करता है टोटल कॉस्ट को और पर यूनिट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग। प्रोडक्ट और सर्विस दोनों आएंगे। डेफिनेशन के रिगार्डिंग इसके अंदर पढ़ना चाहो तो आप, कॉस्ट काउंटिंग इज क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस दे रखा है यहाँ पर, फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। किसके लिए, ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, द कंट्रोल एंड गाइडेंस फॉर द मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। एक्सपेंस के रिगार्डिंग ये डील करता है, नॉर्मली टोटल एक्सपेंस है या फिर आपका बोल सकते हो आप पर यूनिट के रिगार्डिंग आता है। फिर देर के इसके बाद मेन फीचर, कि इसके मेन नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो सबसे पहला था सर कॉस्ट को डिटरमाइन करना, यानी कि मेन सबसे पहला मेन पर्पज क्या है भाई, किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस के रिगार्डिंग। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या कोई प्रोसेस हो सकती है, टाइप में पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें मैं। तो इसके रिगार्डिंग टोटल कॉस्ट कितनी आती है किसी प्रोडक्ट की और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। मान लीजिए कि आपने 1000 प्रोडक्ट बनाए तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है सर, सबसे पहले हमें कॉस्ट को डिटरमाइन करना पड़ता है। फिर आता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या आता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट को कंट्रोल करने से क्या होगा, ताकि सर आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सको, किस पे, ऑन द मिनिमम कॉस्ट, यानी कि जितना हो सके आप अगर नज़र रख रहे हो एक्सपेंस कहाँ पर खर्च हो रहे हैं, कहाँ पर आप उसका यूज कर रहे हो नेसेसरी पर्पज़ के लिए, नेसेसरी पर्पज़ के लिए, तो उसके रिगार्डिंग आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिसके कारण कॉस्ट कम आएगी और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन हो, वो बढ़ जाएगा। और इसको कॉस्ट को कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड है। कॉस्ट कंट्रोल का भी टॉपिक है जो आगे आपको कराऊंगा, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। नो डाउट हम डिटेल में करेंगे सारी चीज़ों को। तो क्या आता है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, बजटरी टेक्निक और स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक। ये बजटरी टेक्निक और स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक है, इसके रिगार्डिंग में हम पढ़ेंगे। तो ये कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक होगी। फिर आता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दोनों के अंदर हम कराते हैं। कॉस्ट कंट्रोल जो आपको जब ये टॉपिक कराऊंगा तब इनका डिफरेंस भी बताऊंगा। मोटा मोटा आप ये समझ लो, कॉस्ट कंट्रोल होता है टोटल के फॉर्म में, कॉस्ट रिडक्शन होता है आपका पर यूनिट कॉस्ट की फॉर्म में जानना। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल टेम्परेरी होता है, कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट होता है। हो जाएगा। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को डाउन किए बिना उसकी कॉस्ट को कम करना। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कंट्रोल द एक्सपेंडिचर विद द ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन। एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें विदाउट दी कॉम्प्रोमाइज ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, सॉरी, मतलब कि बिना प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए कॉस्ट को कम करना, पर यूनिट कॉस्ट को कम करना। फिर आता है इसके नेक्स्ट वन, गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि जो आप कॉस्ट, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कॉस्ट काउंटिंग के थ्रू, वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है कॉस्ट कंट्रोल करने में, कॉस्ट रिडक्शन करने में, या पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन लेने में। सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं आप कि इसका कॉस्ट का क्या है। जब आपने कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो कॉस्ट प्लस में मार्कअप प्राइस, यानी कि कुछ प्रॉफिट जोड़ दो आप। ठीक है, मार्कअप प्राइस कुछ जोड़ दो, मार्कअप वैल्यू जोड़ दो, और फिर आपके पास क्या आ जाता है, प्राइस आ जाता है, सेलिंग प्राइस। तो किसके बेसिस सर, कॉस्ट है तभी तो आपने उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड किया, तभी तो सेलिंग प्राइस है ना, तो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना कंपलसरी हो जाता है। फिर था कंप्लायंस, जो 1956 जो कंपनी एक्ट था आपकी, उसके अकॉर्डिंग भी 47 ऐसी इंडस्ट्रियाँ थी जिसको कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी था जी।
तो ये कुछ इसके दिए गए नेचर या ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो कि कॉस्ट को डिटरमाइन करना, फिर कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट रिडक्शन करना, मैनेजमेंट को गाइड करता है, कॉस्ट काउंटिंग की हेल्प से मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, कॉस्ट काउंटिंग की हेल्प से सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है, कॉस्ट काउंटिंग आपकी जो स्टैच्यूरी प्रोविजन आपको जो मानने कंपलसरी है उसमें हेल्प करता है। तो ये था अपना जी एक्सप्लेन द नेचर एंड ऑब्जेक्ट, और फिर इसकी एडवांटेज के बारे में बताना है। कॉस्ट काउंटिंग की हर किसी के अलग अलग एडवांटेज होती हैं, तो ये थोड़ा डेप्थ में लिखा गया है ताकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहो तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाए हैं कॉस्ट काउंटिंग स्पेशल। तो इसके एडवांटेज या इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट काउंटिंग क्या दे रखे देखिए। कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम हैज बीन फुल्ली सक्सेसफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके अंदर कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंट मतलब कॉस्ट काउंटिंग का स्कोप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर नहीं बल्कि हर एरिया के अंदर कौन कौन से ऐसे व्यक्ति है या यूजर है जो कॉस्ट काउंटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला आता है जी एडवांटेज टू द प्रोड्यूसर एंड मैनेजर, या इसको दूसरे सेंस में भी समझ सकते हैं आप कि कॉस्ट काउंटिंग का यूजर कौन है। जैसे हमने पढ़ा था ना, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरनल एक्सटर्नल, वैसे आप बोल सकते हो कि सर प्रोड्यूसर और मैनेजर को कॉस्ट काउंटिंग की नीड होती है क्योंकि उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन लेके ही अपने आगे पॉलिसी वगैरह प्लानिंग वगैरह करते हैं। तो आइए क्या कुछ देर का पहला बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, मतलब प्रोड्यूसर और मैनेजर को क्या फ़ायदा होता है अगर ये कॉस्ट काउंटिंग को मेंटेन करते हैं। तो मटेरियल का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेबर का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो प्लांट एंड मशीन है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट काउंटिंग के थ्रू इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो इसके कारण क्या है, जो थेफ्ट है या चोरी होने का, मटेरियल या ये लेबर काम ना करे, आइडियल टाइम ज़्यादा यूज करे, मतलब ज़्यादा वेस्टेज करे टाइम की, ठीक है, और प्लांट का मैक्सिमम यूज करना। अगर आप किसी चीज़ का रिकॉर्ड करते हो ना प्रॉपर, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा इजीली होता है। सेकंड आता है जी आपके पास प्रोड्यूसर और बोल सकते हो मैनेजर को क्या बेनिफिट होता है, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसमें कितना बचा है, प्रोडक्ट ए में, बी में कितना बच रहा है, ए में ए की कॉस्ट कितनी है, बी की कॉस्ट कितनी आई है, तो ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। द कॉस्ट अकाउंटिंग सेपरेट कॉस्ट एनालिसिस फॉर द ईच जॉब, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, सर्विस। इसके अंदर पर यूनिट सेपरेट का मतलब पर यूनिट कॉस्ट भी आइडेंटिफाई की जा सकती है। मतलब कोई जॉब, एक ऑर्डर आया उसकी कॉस्ट कितनी आई जी, एक आप प्रोसेस है लाइक शुगर कैन से शुगर बना रहे हो तो यानी कि गन्ने से चीनी बना रहे हो तो उसकी प्रोसेस में पर स्टेप पर कितनी कॉस्ट आ रही है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी हुई है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई एक प्रोडक्ट बनाने में स्टार्टिंग से लेके एंड तक का कितना खर्चा है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इट हेल्प इन नोइंग द सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जानने में हेल्प करता है। इफ़ द एडवांटेज इज द नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी में बी सस्पेंडेड, जो जिससे प्रॉफिट नहीं कमा रहे आप उन एक्टिविटियों को तो बंद कर दो जी काम करना, और जिससे कमा रहे उनको एक्टिविटियों को डबल कर दो, आप बोल सकते हो उसको ज़्यादा यूज़ करो। फिर आता है जी इसके आपका एनालिटिकल एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल, इनके प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग कंपैरेटिव एनालिसिस। तो इन कॉस्ट काउंटिंग कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड, कॉस्ट की पर यूनिट कैलकुलेट की जा सकती है। कैसे? बाय क्लासिफाइंग द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इन द वेरियस कॉस्ट, लाइक कॉस्ट पर यूनिट कैसे, जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, या सेमी फिक्स या सेमी वेरिएबल इनका बीच का आ सकता है, वहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वर्क, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग कॉस्ट, सब कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो दिस एनालिसिस रिवील द चेंज इन द कॉस्ट एंड देयर कॉजेज द टू पीरियड, इट हेल्प इन चेकिंग द इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस और रिड्यूसिंग प्रॉफिट। हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं जी। कंपैरेटिव स्टडी लिख रखा ना प्रोडक्शन कॉस्ट की, जैसे लाइक डायरेक्ट खर्चा कितना, इनडायरेक्ट कितना, प्रोडक्टिव कितना, अनप्रोडक्टिव कितना। आप क्या कर सकते हैं इसमें नज़र रख सकते हो कि खर्चा कितना बढ़ रहा है, जितना खर्चा बढ़ेगा प्रॉफिट उतना कम होगा। तो हमारी कोशिश होती है कि कॉस्ट को क्या करना, कम करना। तो मैनेजर और प्रोड्यूसर कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू एनालिटिकल इनके विश्लेषण कर सकते हैं या कंपैरेटिव कर सकते हैं। फिर आता है हेल्पफुल इन दी फिक्सिंग द सेल एंड टेंडर प्राइस। अब जो गवर्नमेंट, जो कोई भी डिपार्टमेंट जो लाइक रोड बनाना है, पुल बनाना है, ठीक है, कोई डैम बनाना है, तो उसके लिए टेंडर निकालते हैं। अब टेंडर निकालने के लिए कॉस्ट क्या बोलेंगे, बोलते हैं ना बंद लिफाफे में भेजना पड़ता है, सील बल्ड में, कि हम इतने, जैसे मान लें कि रोड लगा लो आप, 1 किलोमीटर का कितना टोटल मटेरियल लगेगा, किस क्वालिटी का लगेगा, कितने प्राइस में गवर्नमेंट को बना के आप दे दोगे। तो हर कोई बिजनेसमैन क्या अपने टेंडर भरता है। तो उस कंडीशन में आप वो टेंडर वही है जिसकी कॉस्ट कम आएगी, क्वालिटी बेटर होगी, उसी को गवर्नमेंट उसको टेंडर अलॉट करेगी। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, आपके पास कुछ तो बेस होना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए बेस का काम करता है, ठीक है। द कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ ए प्रोडक्ट द वेरियस स्टेज मे बी इजिली नोन विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किससे जान सकते हो आप? सर कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करके हम जान सकते हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट वन आता है आपके पास हेल्पफुल इन द कंट्रोलिंग द कॉस्ट, कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है कैसे, प्लानिंग करके सर, बजट बनाकर, कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक अपनाकर, तो आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कॉस्ट कंपैरिजन आल्सो हेल्प इन द कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि कॉस्ट का कंपैरिजन करोगे ना आप कि आपने बजट क्या सेट किया था और एक्चुअल में कॉस्ट क्या आई, स्टैंडर्ड क्या सेट किया था एक्चुअल में क्या कॉस्ट आई, तो उस टाइप से अगर आप करते हो तो आप कॉस्ट को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर और मैनेजर को ये हेल्प करता है। नॉलेज ऑफ द लॉस और इनएफिशिएंसी, कि आपको पता चल जाता है कि आपका लॉस कहाँ पर हो रहा है। लॉस का मतलब वही है कि ऐसा तो नहीं एम्प्लॉयज जैसे 9 से लेके सुबह 9 से लेके और शाम को 5 बजे तक का टाइम है और 1 घंटे का मान लें बीच में ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए 2 से लेके 3 तक ही टाइम दे दिए एम्प्लॉयज को। कहीं एम्प्लॉयज ऐसा तो नहीं है 9 बजे का टाइमिंग है और वो आ रहा है 9:30 बजे, 5 बजे का टाइमिंग हो जा रहा है 4:30 बजे और खाने का टाइम 1 की 2 की बजाय 4 बजे तक रुक रहा है। तो ये आइडियल टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये चेक करना। और कहाँ पर स्क्रैप वगैरह, कहाँ पर एक्सेस यूज़ हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन कहाँ पर, प्लांट का यूज ही नहीं कर रहे हैं आप। तो इस टाइप से लॉस को आइडेंटिफाई करना भी सारा का सारा कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजर और प्रोड्यूसर को मिल जाता है। और फिर आता है हेल्पफुल इन द टेकिंग डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। वाइटल का मतलब होता है प्रमुख, मेन, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो आप एक मैनेजमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से ले सकता है। लाइक किसी कोई नया प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना है, कोई पुराना प्रोडक्ट है उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो इस टाइप से। अनयूज कैपेसिटी, मान लीजिए एक मशीन आप मान लो कि 1 महीने में 1 लाख यूनिट बना सकते हो और आप बना रहे हो 80,000, तो ये 20,000 और यूनिट कैसे बनाए। अब ये 20,000 यूनिट बना तो देंगे, क्या इनकी डिमांड है या नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है यूटिलिटी इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, यानी कि मंदी के टाइम में, कि जब मंदी होती है तो उस टाइम प्रोड्यूसर पर सबसे ज़्यादा संकट होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए सर, एक तो होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो जब तक वेरिएबल कॉस्ट बिजनेसमैन अचीव कर रहा है तब तक बिजनेस को क्या करना चाहिए, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। फिक्स कॉस्ट का तो लॉस है ही है, फिक्स कॉस्ट का तो लॉस है ही है, लेकिन जिस दिन वेरिएबल कॉस्ट का भी लॉस होने लग जाए उस दिन तो बिजनेस कर दो बंद। लेकिन अगर आप वेरिएबल कॉस्ट अचीव कर पा रहे हो तो उस दिन बिजनेस क्या है, कंटिन्यू रखना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कॉस्ट की हेल्प से ही आपका शट डाउन पॉइंट के बारे में पता चल जाता है। इकोनॉमिक्स में भी आप लोग पढ़ते थे। ये तो था मैनेजमेंट और प्रोड्यूसर को बेनिफिट। अब बताएं एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट होता है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से मेंटेन किए जा रहे हैं तो हमें एक एम्प्लॉयज को ये पता चल जाएगा कि उसका एफिशिएंसी लेवल क्या है जी। ठीक है, उसको एडवांस में भी पता चल जाएगा उसका एफिशिएंसी लेवल क्या है, उसके सामने क्लैरिटी होगी कि कौन सा मेथड का यूज करना है, किस गति से काम करना है, सब कुछ। ठीक है, और इससे क्या होगा ये भी पता चल जाएगा एक मैनेजर को, एम्प्लॉयज को खुद को पता चल जाएगा वो एफिशिएंट की एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आता है, इनएफिशिएंट की कैटेगरी में आता है। अगर कोई एम्प्लॉयज एफिशिएंट है तो उसको तो रिवार्ड वगैरह दो, बोनस वगैरह दो, इंसेंटिव वगैरह दो, और इनएफिशिएंट है तो उसकी सर ट्रेनिंग वगैरह कराओ। फिर तो एम्प्लॉयज इन दी जनरल गेट बेनिफिट ड्यू टू द हायर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट अल्टीमेटली मिलेगा। नेक्स्ट में आता है जी इसके बाद एडवांस टू द कंज्यूमर एडवांटेज टू द कंज्यूमर को क्या एडवांटेज होगी, क्योंकि अगर लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट बनेगा, लो कॉस्ट, ठीक है, हाई क्वालिटी, यानी कि ये कैसे संभव सर, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक जब अपनाओगे तो अगर आप रॉ मटेरियल को सस्ता लेके आओगे तो नो डाउट फिनिश गुड भी सस्ता ही बनाओगे, और सस्ता बनाओगे तो कंज्यूमर को सस्ता मिलेगा। तो अच्छी क्वालिटी का लो प्राइस पर सस्ता गुड्स मिलता है क्या, जब आप कॉस्ट अकाउंट को मेंटेन करते हो। यानी कि अगर आप मटेरियल महंगा खरीदोगे तो आगे तो महंगा बेचोगे, तो मटेरियल को ही सबसे पहले क्या है उस पर ही ध्यान देना पड़ेगा। फिर आता है गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है सर, गवर्नमेंट को भी ये बेनिफिट होता है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जितना हो सके कॉस्ट को कंट्रोल, अगर महंगाई दर को कॉस्ट कंट्रोल के थ्रू कम किया जा सकता है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेनिफिट लिया जा सकता है। गवर्नमेंट दिस हेल्प इन द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट द इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन, कितना होना चाहिए, प्राइस कंट्रोल क्या है, वेज फिक्सेशन, डिविडेंड पेमेंट वगैरह, सब कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के डिपेंड करता है। तो ये हमने पढ़ा, इसके 4 पॉइंट हमने पढ़े कि मैनेजर और प्रोड्यूसर को बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयज को बेनिफिट होता है, कस्टमर को बेनिफिट होता है, और गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। एडवांटेज हम कर चुके हैं और उससे पहले वो नेचर ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। कुछ स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमने कोशिश की कि उनको भी इंक्लूड किया जाए। द ऑर्डिनरी ट्रेडिंग अकाउंट इज लॉक्ड स्टोर हाउस ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू विच द कॉस्ट अकाउंटिंग इज द की। ये एक स्टेटमेंट दे रखी, स्टेटमेंट को समझाना क्या है। ये स्टेटमेंट दी थी किसने, आंसर देखिए यहाँ पर, ये जो बाद में दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, ये अलग पार्ट हो गया एंड के बाद। तो हॉकिंस हैज़ राइट, हॉकिंस ने क्या बोला है, द ऑर्डिनरी ट्रेडिंग अकाउंट इज लॉक्ड स्टोर, ये हॉकिंग की जो है डेफिनेशन थी उसको लिया गया है। इस अबो स्टेटमेंट में क्या कहना चाहता है ये आपको समझाते हैं, देखिए यहाँ पर। द अबो स्टेटमेंट एम्फेसाइज दैट द इन द ट्रेडिंग अकाउंट सेवरल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आर हिडन।
कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हिडन। ट्रेडिंग काउंट क्या बनता है सर, कॉस्ट के बेस पे बनता है ना, डायरेक्ट कॉस्ट है, हम उसमें पढ़ते हैं। बट देयर नॉलेज इज पॉसिबल ओनली थ्रू द यूज ऑफ द कॉस्ट काउंटिंग। कि ट्रेडिंग काउंट में बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हिडन फैक्ट होते हैं, उनको जानने के लिए हमें कॉस्ट काउंटिंग बनाना पड़ता है। तो द मेन इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम आर, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी, आइए पढ़ते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट काउंटिंग की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, वरना आपको इन्फॉर्मेशन की भी नॉलेज नहीं होती। पहला आता है सेपरेट मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईच प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, कि हर प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए क्या है अलग से, इनके हर प्रोडक्ट के लिए अलग से आपको मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मल अब नॉर्मल वेस्टेज के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। नॉर्मल कौन सा होता है, जैसे कि आप मान लो कि जैसे कोई सामान है उसका सुकुड़ना लगा लो, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत जैसे पेट्रोल लेके आ रहे हो आप, मान ले कि रिफाइनरी से और पेट्रोल पंप तक लेके आ रहे हो, तो कुछ न कुछ जो लीकेज वगैरह थोड़ी बहुत जो चलती है उसकी रिगार्डिंग। अब नॉर्मल क्या होता है, जैसे कि आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये अब नॉर्मल के अंदर आ जाता है। लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू द ऑब्सोलेंस, अप्रचलन के कारण लॉस हो सकता है सर, मतलब कोई आपने सामान बनाया वो अपडेटेड नहीं है, वो नहीं बिकेगा। और ड्यू टू द लेबर कॉस्ट फॉर द ईच प्रोडक्ट प्रोसेस, सेपरेट लेबर कॉस्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉस्ट काउंटिंग की हेल्प से। और सेपरेट इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को बेचने में कॉस्ट कितनी आई और बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, प्रॉफिट जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास। तो ग्रोस प्रॉफिट निकाला जा सकता है, और परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट टू द सेल, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट कितना है, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल का कितने परसेंट है वो भी निकाला जा सकता है इस प्रोडक्ट से। तो इसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। तो पहले वाले में क्या हो रखा है, इसमें स्टेटमेंट का मतलब ही ये है कि अलग से अगर कॉस्ट काउंटिंग का क्या हेल्प होता है। फिर दिया गया डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल और नॉन कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट काउंटिंग का डिफरेंस दे रखा है। तो इसके अंदर हम दोनों पढ़ेंगे, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों के बारे में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये पैराग्राफ तो आप पढ़ लेना एक बार। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि सिमिलरिटी कौन कौन सी है और डिसिमिलरिटी कौन सी, डिफरेंस कौन कौन से हैं। सिमिलरिटी, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिमिलरिटी क्या है सर, ये दोनों ही जनरल अकाउंटिंग का पार्ट होती हैं। लाइक दोनों ही डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है। अब डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है, क्या आपको पता है कि एक जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है, तो ये दोनों केस में होता है। तो देयर बेसिक डॉक्यूमेंट इज सच एज द बिल्स, वाउचर, कि डबल एंट्री सिस्टम बेस है तो बिल्स और वाउचर जो होते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनके बारे में डिटेल से। और इन दी बोथ ऑफ द सिस्टम ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो चाहे आपकी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, और दोनों ही प्रॉफिट लॉस को शो करते हैं। और एक कंपैरेटिव स्टडी की जाती है एक्सपेंडिचर की या प्रॉफिट एंड लॉस की, और दोनों के अंदर कंपिटेंसी, सामर्थ्य है सेलिंग प्राइस निकालने का, ठीक है। और दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे कार और पेट्रोल, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों ही एक दूसरे के सब्सिट्यूट्स नहीं है, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, साथ में मिलकर काम किया जा सकता है। डिफरेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग क्या दिया, द ऑब्जेक्टिव द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग फाइंड आउट करती है सर कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट बनाने की, ठीक है। इसके वाला नेक्स्ट वन स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंट का जो स्कोप दे रखा है वो वाइडर है, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप जो नैरो है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करने वाले यूजर बहुत सारे हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग को खासकर मैनेजमेंट वगैरह यूज करती हैं, आम आदमी इतना नहीं देखता कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। इसके बाद नेचर ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑल दी फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टली कंसर्न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो दोनों रिकॉर्ड की सकती है। डायरेक्टली का मतलब क्या सर, किसी को प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च आ रहा हो तो डायरेक्टली, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। इनडायरेक्टली मतलब जो पीएनएल में लिखते हैं, पीएनएल में क्या क्या लिख सकते हैं आप, इंटरेस्ट, डिविडेंट, लाइक कहीं फर्म ने इन्वेस्ट करके तो वहाँ से जो डिविडेंट आ रहा है या डिविडेंट पे करे तो उस टाइप का, वो इनडायरेक्टली। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो खर्चे काउंट किए जाते हैं, ना कि अदर खर्चे भी कार्य, मतलब मॉनेटरी तो दोनों में है, लेकिन एक में तो बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड ना भी हो तो भी दोनों वो तो किए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड है वो सारा का सारा सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में। फिर आता है नेसेसिटी ऑफ द अकाउंटिंग, किसको बनाना जरूरी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाना जरूरी है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ ही कंपनी को बनाना जरूरी है, सबके लिए जरूरी नहीं है। ऑडिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ऑडिट करवाना कंपलसरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ कंपनियों को छोड़कर बाकी किसी को ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद करते हैं फिगर से रिलेटेड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील विद द एक्चुअल फैक्ट और फिगर, सिर्फ एक्चुअल बेसिस पे जो हो चुका, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअल के साथ साथ एस्टिमेटेड या पोटेंशियल खर्चों को भी लेके चलता है। इसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि सारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइडेंटिफाई करना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू, और किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोसेस जॉब का आइडेंटिफाई करना है प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। सेल प्राइस, मतलब कहने का मतलब है कि साइंटिफिक तरीका नहीं बताता, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में
हम ये बताते हैं कि इतने में बेच दिया, ना कि कैसे बेचा, उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन किया वो नहीं पता आता। जबकि कॉस्ट काउंटिंग के अंदर सेल प्राइस कैसे होगा वो बताया जाता है कि पहले सर इतनी कॉस्ट आई, फिर उसके हमने इतना मार्जिन ऐड किया, तब जाके सेलिंग प्राइस है। यानी कि कॉस्ट काउंटिंग सेल प्राइस के बारे में ज़्यादा डिटेल से बताता है। टाइम पीरियड की बात अगर हम करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट आर द यूजली प्रिपेयर फॉर द 1 ईयर, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली मंथली, क्वार्टरली उनके लिए प्रिपेयर किया जाता है। फिर आता है आपके पास मटेरियल कंट्रोल के रिगार्डिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड द नोट द क्वांटिटी। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ क्या है, कॉस्ट को डिनोट करता है, क्वांटिटी को नहीं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्वांटिटी के साथ साथ यानी कि कॉस्ट के साथ साथ क्वांटिटी को भी डिनोट किया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ द लेबर, कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए क्या दे रखा है। इन दी कॉस्ट अकाउंटिंग सेपरेट रिकॉर्ड आर मेंटेन फॉर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर, अलग अलग रखे जाते हैं। और जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट में आते हैं इंपॉर्टेंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़्यादा है, कॉस्ट अकाउंटिंग की थोड़ी सी कम है, आप ये मान लो। इसके बाद प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रेजेंट करते हैं सच ए मेथड वे द फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी लॉ। यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जो अकाउंट प्रेजेंट किए जाते हैं वो कंपनी लॉ और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या है, वॉलंटरी टाइप के होते हैं। तो ये था आपका फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन आता है जी व्हाट इज मीन्ट बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग का मीन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अब तक हमने देखा, आपने बेसिक्स हमने ले रखा है, नेचर, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग में हम बात कर रहे हैं। तो फिर पहले इसके बाद डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है, लेकिन उससे पहले कॉस्ट काउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। और ये मैंने ना थोड़ा सा अलग सा डाला है यहाँ पर, इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्ट काउंटिंग। आपको पेपर में इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग भी दे रखा है, या फिर कॉस्ट काउंटिंग के बारे में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। फॉर द इंस्टॉलिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, मतलब पर यूनिट कॉस्ट, टोटल यूनिट कॉस्ट, चाहे वो मटेरियल के रिगार्डिंग हो, लेबर के रिगार्डिंग हो, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी के रिगार्डिंग हो, तो उसके रिगार्डिंग आप अगर कोई प्रोसीजर अपनाते तो प्रोसीजर क्या होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड। सबसे पहले द स्टडी ऑफ द टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, इसका मतलब होता है कि उस सिस्टम के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू आप अकाउंट मेंटेन करो। बात एक ही है। ठीक है। कहीं को सोचो इंस्टॉलमेंट वाला क्या कौन सा सॉफ्टवेयर डाल रहे हो सर। ठीक है। वाइल सेलेक्टिंग ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग द टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज द, मतलब अगर आप कोई भी कॉस्टिंग का मेथड अलग अलग, लास्ट क्वेश्चन जो है अपना 4th क्वेश्चन वही करवाऊंगा आपकी, जिसमें आपका यूनिट कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया, जॉब कॉस्ट हो गया, प्रोसेस कॉस्ट होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, बहुत सारे मेथड करने वाले हैं। तो इसने बोला सर कौन सा मेथड चूज करना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइक किस टाइप का मटेरियल आ रहा है, किस टाइप के प्लांट की कैपेसिटी क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नेचर क्या है, लेबर की क्वालिटी क्या है, ये सारा का सारा चीज़ें सोचकर फिर ही कॉस्ट अकाउंटिंग के कोई मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। प्रोडक्ट का नेचर क्या है वो देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट किस टाइप का बना रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग मेथड सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है असरटेनमेंट ऑफ द कॉस्ट सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। ए बी पार्ट बना देगा, ABCD बना के पूछ लेगा कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तो कॉस्ट सेंटर मीन्स क्या होता है, एनी सच सेंटर वेयर द रिकॉर्ड ऑफ द टोटल एक्सपेंस ऑफ ए ग्रुप आर मेंटेन। मतलब एक तरह की एक्टिविटी का खर्चा सारी जगह एक जगह लिखा जाता है। जैसे आप मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना, यूनिट ऑफ डायरेक्शन, हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया था यूनिट ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड अलग है कि एक ही मतलब एक एम्प्लॉयज को एक टाइम में एक ही सुपरवाइजर से कमांड मिलनी चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए, वो यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिट ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक तरह की एक्टिविटी को एक हेड के अंदर लेके आएंगे। ठीक है। वन प्लान फॉर वन हेड, आप ऐसे मान लो। तो कहने का मतलब जैसे मार्केटिंग करनी, तो मार्केटिंग का सारा सिस्टम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सौंप दो। इसी तरीके से इसमें बोला गया कि जो एक तरह की एक्टिविटी होती है ना, उनको इकट्ठा करके उनका टोटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लो। ठीक है। A cost center is a group of department, section, equipment, machine, person for which data are collected. The cost center may be several types such as the person के बेस पर cost center बना सकते हो आप, impersonal के बेस पर, प्रोसेस के बेस पर, किसी के बेस पर भी आप cost center बना सकते हो। मतलब एक तरह की एक्टिविटी को एक ही जगह रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, आपका cost center कहलाता है। नेक्स्ट वन आता है जी असरटेनमेंट ऑफ द यूनिट ऑफ द कॉस्ट। ठीक है। पर यूनिट यानी कि यूनिट ऑफ द कॉस्ट का कैलकुलेट करना। द कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द प्लेस। कॉस्ट सेंटर किससे रिलेटेड हो सकते हैं, अभी पढ़ के आए थे सर, पर्सन से हो सकते हैं, पर्सन से हो सकते हैं, प्रोसेस से हो सकते हैं। तो प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है। ठीक है। कॉस्ट सेंटर क्या है, किसी भी प्लेस, पर्सन और इक्विपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। जबकि यूनिट कॉस्ट इज कंसर्न विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस। और यूनिट कॉस्ट किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों से रिलेटेड है। ठीक है। यूनिट कॉस्ट
आप बोल सकते हो प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड का, कॉस्ट सेंटर पर्सनल इम्पर्सनल दोनों हो सकते हैं। एट वन कोस्ट सेंटर सेवरल प्रोडक्शन यूनिट आर फंक्शन। अब बोला एक जो कोस्ट सेंटर है, मैंने बोला लाइक मार्केटिंग में लगा लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं ये, लाइक मार्केटिंग के रिगार्डिंग लगा लो, तो उसका जो खर्चा था ना सारे के सारे यहाँ पर आ जाएगा। लाइक फेस टू फेस इंटरव्यू लेना, एडवर्टाइजमेंट कराना, न्यूज़पेपर में देना, पंपलेट वगैरह छपवाना, सारा का सारा काम यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो सारा का कोस्ट सेंटर में क्या आता है सर, कोस्ट सेंटर में ना बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट के जो खर्चे आते हैं वो आ जाते हैं। तो दीज सर्कमस्टांस द पर यूनिट कॉस्ट टुगेदर विद द टोटल, इनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ साथ जो कॉस्ट सेंटर बनाए गए हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है और टोटल कॉस्ट भी निकालनी है जी। ठीक है, द यूनिट कॉस्ट में भी ईजी भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ईजी कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, लाइक पर डजन है तो ठीक है, पर मीटर है तो ठीक है, लेकिन पर मीटर जैसे पर पैसेंजर किलोमीटर और साथ में दे दिया, यानी कि जिसमें 2 यूनिट साथ में, जैसे कि किलोमीटर पर आवर्स दे दिया, ये कॉम्प्लेक्स में आ जाए। सिर्फ किलोमीटर दे रखा है ये सिंपल में आ जाएगा, सिर्फ आवर्स दे रखे हैं सिंपल में आ जाएगा। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द कॉस्ट सेंटर, यानी कि कौन डिटर्मिनेशन प्रोसीजर क्या है, किससे रिलेटिंग टू द कॉस्ट से रिलेटेड प्रोसीजर क्या है। इन द बिग बिजनेस द कॉस्ट अकाउंट सिस्टम शुड बी वाइडली एम्प्लॉयड, यानी कि बड़े बिजनेस में तो कॉस्ट सिस्टम आप इंस्टॉल कर लो क्योंकि उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। ठीक है, कैसे मेंटेन करना है, लाइक इन्वेंट्री का सिस्टम डालना है भाई, तो कंप्यूटराइज आपको कुछ करना है, लाइक सॉफ्टवेयर डाल दिया इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, तो कितना माल बिका कितना नहीं बिका, स्टोर से निकाल लिया, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। तो इसने बोला कि कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम किसी भी बिजनेस के अंदर डालना, इंस्टॉल करना, मतलब उसके अंदर खाते मेंटेन करना एक टाइप से कॉस्ट काउंटिंग के बेस पर, वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो स्मॉल बिजनेस वाले शॉर्ट टर्म के लिए तो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं किया जा सकता, मतलब कॉस्ट ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, और ये भी देखना कि जो आप कॉस्ट के बेस पर जो खाते रख रहे हैं उसका बेनिफिट ज़्यादा है या फिर कॉस्ट जो अकाउंटिंग सिस्टम रखने का खर्चा ही ज़्यादा है, यानी कि जितना उसका बेनिफिट होना चाहिए उससे कम खर्चा होना चाहिए, ध्यान रखना। इसके बाद आता है असरटेनमेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोल। एक्सटेंट का मतलब लिमिट, कितना आप कंट्रोल करना चाहते हो, किसी एक्टिविटी पर कितना कंट्रोल करना चाहते हो वो भी मैटर करता है सर। फिर आता है इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि रूप क्या होगा, किस टाइप के आपको डॉक्यूमेंट की नीड है। बिफोर सिलेक्टिंग द कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड या फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट फॉर कौन कौन से हो सकते हैं, मे बी यूज फॉर द डिफरेंट कलर, लाइक आप अलग अलग कलर के ले सकते हो। ठीक है, आप ये मान लो कि लाइक पर यूनिट कॉस्ट के लिए निकालने के लिए आप अलग ले सकते हो, टोटल के रिगार्डिंग आप अलग मेंटेन कर सकते हो, हर एक्टिविटी के अलग, मटेरियल के लिए अलग कर सकते हो, लेबर के लिए अलग, कलर का मतलब डॉक्यूमेंट कलर अलग होना चाहिए, कलर होने से सीधा आइडेंटिफाई हो जाएगा सर ये मटेरियल के रिगार्डिंग है। ठीक है सर, ये है ना आपका लेबर के रिगार्डिंग है तो इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, इसके बाद दे रखा है डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट, कि फॉर्म ऑफ रिपोर्ट का किस टाइप की रिपोर्ट आपको पेश करना चाहते हो, क्योंकि जो भी आपने कॉस्ट अकाउंट मेंटेन किया है वो सारा का सारा आप ऐसे तो नहीं वैसे ही रख दोगे, एक रिपोर्ट पेश करोगे अपने मैनेजर के पास कि वो मैनेजर को बता कि उस रिपोर्ट के बेस पर मैनेजर को डिसीजन ले सके। तो ये पता होना चाहिए रिपोर्ट कब और किसको कहाँ भेजनी है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट, कि कॉस्ट काउंटिंग का स्टेटस क्या रखा है। बिफोर इंस्टॉलिंग द कॉस्टिंग सिस्टम इट शुड बी डिसाइडेड एज टू व्हाट शैल बी द राइट और लाइबिलिटी ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट, कि कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या क्या राइट दिए गए हैं, वह कितना उसका एरिया है, कि कौन कौन से एरिया में उसको कॉस्ट से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो राइट अब उसके अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट अकाउंटेंट की डिसाइड कर देती पहले से ही। फिर देखा नेक्स्ट वन, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन द आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स दे रखी है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, सिंप्लिसिटी सर। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड भी क्या होना चाहिए, सिंपल और क्लियर कट होना चाहिए सर, मतलब एक आम आदमी के समझ में आ जाना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद इलास्टिसिटी, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो आप इंस्टॉल कर रहे हो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कोई एक यूनिट बिजनेस के अंदर आ गई ना तो उसको मैनेज किया जा सके। एक यूनिट निकालनी हो, यूनिट का मतलब मटेरियल, एक टाइप का मटेरियल आपको डालना हो तो इजीली डाल सको सिस्टम में, निकालना तो इजीली निकाल सको। मान लें कि आप 100 आइटम की लिस्ट बना रखी हो, तो अगर 2 आइटम निकालनी हो तो भी कोई फर्क ना पड़े, और 1-2 आइटम डालनी पड़ जाए तो भी पूरा फॉर्मेट चेंज ना करना है, उसमें चेंज आ जाए। इकोनॉमी के रिगार्डिंग वही आ जाएगा कि जो आप कॉस्ट काउंटिंग का जो बेनिफिट कितना है और उसका खर्चा कितना आ रहा है इंस्टॉल करने का, तो बेनिफिट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अडोप्टेबिलिटी जी, क्या दे रखा है, द नेसेसिटी ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस आर डिफरेंट फॉर द ईच अदर,
कि हर किसी की कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम रखने का नेचर, बिजनेस का नेचर हो सकता है अलग से, रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, कंडीशन अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है। तो हर बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कॉस्ट काउंटिंग मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो। इसके बाद देखा है एक्यूरेसी के रिगार्डिंग, क्या देखा है, एक्यूरेसी के रिगार्डिंग। कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी, दस द ऑब्टेन द डिजायर रिजल्ट, कि आपको रिजल्ट किस लेवल का चाहिए सर, आपको 90% एक्यूरेसी चाहिए, 100% एक्यूरेसी चाहिए, कम ज़्यादा चाहिए। कंपेरेबिलिटी, ताकि आप कॉस्ट अकाउंटिंग का कंपैरिजन कर सको प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर के साथ, एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ, लेकिन फर्म की दोनों क्या है, नेचर सेम होना चाहिए दोनों फर्मों का। फिर आता है प्रॉम्प्ट रिपोर्ट, द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी सच, क्या देखा, शुड बी सच विच कैन बी प्रोवाइड द कंसर्न बिजनेस रिपोर्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब जल्दी सी, मतलब राइट टाइम पे आप एक मैनेजर को कॉस्ट अकाउंटिंग से सिस्टम इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। कोई नया प्रोडक्ट बना रहे तो उसके ऐसा नहीं कि उसकी इन्फॉर्मेशन 2 महीने बाद दोगे, फायदा क्या है। यानी कि जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले तो अब आपके पास वो सारी रिपोर्ट के फॉर्म में होना चाहिए। फिर आता है इसके बाद क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, द फोकस द फॉर द सक्सेस ऑफ द कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल अप्रोप्रिएट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंस को क्लासीफाई करना। कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, लाइक प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे आइडेंटिफाई इसमें किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है रिकॉन्सिलेशन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को मिलाया जा सके फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में होना चाहिए। सपोर्टिंग के रिगार्डिंग दे रखा है, इंप्लीमेंट टू द सपोर्ट, यानी कि ये क्या है, एक बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के रिगार्डिंग है, ताकि जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंस लिख रखे हैं तो वो एक्सपेंस हाई कितने, उसको कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है इसके मेथड कौन कौन से, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट द इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में अप्लाई जाती है। ये आप इसके आगे ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो जी, इसके चांसेस हम बोल सकते हैं 90% चांस है इसके आपके पेपर में आ जाए। तो डिफरेंट मेथड ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसने दे रखा है कि यूनिट कॉस्ट मेथड। अब यूनिट कॉस्ट मेथड इसको सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन दी दोज इंडस्ट्री, हाँ ये साथ के साथ ये जरूर लिखना कि कौन सी इंडस्ट्री में लगेगा, वहां पर ये यूनिट कॉस्ट मेथड यूज किया जाता है जहां पर कंटिन्यू लगातार प्रोडक्शन कर रहे हो और एक सी गुड का आइडेंटिकल बिल्कुल हूबहू, ठीक है। अगर बॉल पेन एक कम बना रहे हो तो बॉल पेन ही सारे बनाए, ऐसे नहीं कि बॉल मतलब कि बॉल पेन और जेल पेन यूज कर रहे हो आप, यानी कि एक सी होनी चाहिए चीज़ें, वहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। तो कॉस्ट काउंटिंग का क्या बोलोगे आप सर, क्या लिखोगे सर, कॉस्ट काउंटिंग को सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग भी बोलते हैं, और जहाँ ये वहाँ पर यूज किया जाता है उन इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर कंटिन्यू प्रोडक्शन हो रहा है और एक सी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, लाइक ब्रिक मेकिंग जो ईंटें बनाते हैं, फ्लोर मिल जो आटा चक्की वाला आपका आ जाएगा, क्लॉथ मिल्स, पेपर मिल्स आ जाएगा, या कोयल माइंस आ गया, सीमेंट आ गया, शुगर आ गया, वहाँ पर इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और मेन पर्पज ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द स्टेज। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, कॉस्ट काउंटिंग मेथड के लिए, कॉस्ट काउंटिंग मेथड में सर हम कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट को बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट वन बैच कॉस्टिंग के रिगार्डिंग, कॉस्ट काउंटिंग कर लोगे ना याद, क्या क्या याद रखना, इसकी मीनिंग, दूसरा इसके एग्जाम्पल, वेरी गुड। फिर आता है बैच कॉस्टिंग। अब इसमें जैसा नाम है कि डिफरेंट डिफरेंट बैच बनाए जाते हैं सर, कि एक जो प्रोडक्शन वर्क है वो कंप्लीट किया जाता है अलग अलग बैच में, अलग अलग टुकड़ों में किया जाता है, तो हर बैच की आपकी कॉस्ट निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो इन दिस मेथड द एवरी बैच ट्रीट एज द यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन कोड, हर बैच को जो ऊपर हमने किया था ना यूनिट, देखो ऊपर अभी हमने करके किया है यूनिट कॉस्ट मेथड, हर बैच को यूनिट अलग से माना, अलग से सेपरेट यूनिट मान के आपको चलना है। इसका यूज कहाँ पर किया जा सकता है, जब इसका बैच कॉस्टिंग का बेकरी, फार्माकोलेटिक, दवाई मेडिसिन वाले में या जनरल इंजीनियरिंग में किया जाता है। फिर आता है डिपार्टमेंटल कॉस्ट काउंटिंग, हाँ जी, नेक्स्ट वन क्या देखा, डिपार्टमेंट कॉस्ट काउंटिंग। इन कॉस्ट अकाउंटिंग वेयर प्रोडक्शन इन कॉस्ट अकाउंटिंग वेयर प्रोडक्टिव वर्क इज डिवाइड इनटू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि प्रोडक्शन वर्क को पहले बैच में डिवाइड किया गया था, आपके बाद डिपार्टमेंट में क्या जगह है। तो सेपरेट कॉस्ट फॉर द ईच डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट की अलग से कॉस्ट निकालने जाते हैं। जॉब कॉस्ट या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी इसको बोल सकते हैं, या फिर ऑर्डर कॉस्ट भी इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब कोई कस्टमर ऑर्डर देगा ना तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप माल बनाते हो, और ये कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पर लार्ज बिजनेस होता है और जहाँ पर कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है वहाँ पर ये, और लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा वहाँ पर ये निकाल, जैसे लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क, कोई डैम बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो वहाँ पर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, तो जितना काम पूरा होता जाता है उसकी कॉस्ट निकालते चले जाते हैं। ठीक है, इसको ऑर्डर कॉस्टिंग यहाँ पर लिख भी लो चाहे आप, इसको ऑर्डर कॉस्टिंग भी बोलते हैं।
नेक्स्ट वन आता है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड क्या, जैसे मैंने बोला कि शुगर कैन यानी कि गन्ने से शुगर बनाना, चीनी बनाना, तो हर स्टेप पे लाइक मान लीजिए पहले ये अब मान लीजिए गन्ना है, शुगर कैन है, अब इससे मान लीजिए पहले आपने क्या बना लिया, गुड़ बना लिया, तो इसके गन्ने से गुड़ बनाने के अंदर कितनी कॉस्ट आई, फिर गुड़ से आगे मान लिया कि कोई खांड बोरा शक्कर जो बनाते, फिर लास्ट में जो चीनी आती है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि हर स्टेप के अकॉर्डिंग हर प्रोसेस पे और आपको क्या है कॉस्ट निकालनी पड़ती है। तो एक प्रोसेस का फिनिश प्रोडक्ट दूसरी प्रोसेस में वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। समझ आ गई ना बात। तो कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है सर, सोप मेकिंग जहाँ पर साबुन बनाई जाती है, केमिकल के रिगार्डिंग, मेडिसिन मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग, पेंट के रिगार्डिंग, फूड के रिगार्डिंग, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड अब ये सर्विस के रिगार्डिंग, जितने अब तक बढ़ गए सारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग थे, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सर्विस के रिगार्डिंग है, ना कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। यही इसमें मैंने लाइक रेलवे कंपनी की सर्विस होगी, डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्पिटल के रिगार्डिंग, होटल के रिगार्डिंग, वहाँ पर इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन फिर आता है जी मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड। अब इसमें ना जितने मेथड हम यूज कर रहे हैं तो उसमें एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज करना मल्टीपल कॉस्टिंग हो जाता है। और इसका एग्जांपल क्या, जैसे टेलीविजन, मोटर कार बनाते हो तो टायर अलग बनते हैं, उसकी बॉडी अलग बनती है, इंजन अलग बनता है, ठीक है, फिनिशिंग का काम अलग होता है, पेंटिंग का काम अलग होता है, तो हर किसी की पहले अलग अलग कॉस्ट निकालो, फिर उनको मिक्सअप यूज करो, उसको क्या बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड। फिर आता है जी कॉस्ट प्लस मेथड। कौन सा आता है नेक्स्ट वन, कॉस्ट प्लस मेथड। पहले कॉस्ट निकालो, फिर उसके अंदर कुछ मार्जिन ऐड करो, फिर उसका निकालना सेलिंग प्राइस। दिस मेथड इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री और अंडरटेकिंग वेयर द कॉस्ट इज कंप्लीटेड अर्लियर एंड इट्स कॉस्ट कैन नॉट बी करेक्टली असरटेन इन दी एडवांस, यानी कि पहले से ही आप इस कॉस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इन दिस मेथड इट इज एन एग्री सम या परसेंटेज टू कवर द ओवरहेड एंड प्रॉफिट एडिड टू द एक्चुअल कॉस्ट। फिर आता है जी टारगेट कॉस्टिंग के रिगार्डिंग, खासकर गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स का यूज किया जाता है सर। इन दिस मेथड बिफोर स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्रोबेबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड, यानी कि पहले इसमें तो प्रोबेबल नहीं निकाली जा सकती, कैन नॉट बी करेक्टली असरटेन द एडवांस, जहाँ पर आप कॉस्ट को पहले से एडवांस कर मतलब पहले से डिटरमाइन करके नहीं रख सकते, वहाँ तो कॉस्ट प्लस मेथड होता है। टारगेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है जहाँ से पहले कॉस्ट आप एस्टिमेटेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे 4 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के रिगार्डिंग हम जो आगे सेशन चलाने वाले हैं पूरी की पूरी आपकी कॉस्ट यूनिट को कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो होप शो आपको जल्दी से आपका जो टारगेट है कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।